गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम आप लोग जानते हैं एवरीबॉडी। तो आज हम लोग का टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो कि समझाऊंगा मैं, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बंधु उमंग सिंह। तो अगर आपने पुराने वाला वीडियो नहीं देखा है जो था कि जुलाई रेवोल्यूशन के ऊपर और फरवरी रेवोल्यूशन के ऊपर, तो इसके कुछ टॉपिक इससे कनेक्टेड है। तो आज हम लोग का मेन टॉपिक आप लोग जानते हैं, जो कि है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, या फिर हम लोग इसको कहते हैं कि इटली ने अपना पहचान कैसे बना। जैसे देख सकते हैं इटली का मैप, जो अभी का भी मैप है, वो इटली के फ्लैग जैसा बनाया गया है। हाँ, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग का टॉपिक है कि व्हाट इज़ इटालियन यूनिफिकेशन, मतलब आप इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में समझते क्या हैं, कि ये है क्या। क्वेश्चन तो ये उठा ना कि ये है क्या। इट वॉज अ पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट दैट consolidated डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इटालियन पेनिसुला into द सिंगल स्टेट ऑफ किंगडम ऑफ इटाली इन द 19th सेंचुरी। मतलब कि ये पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट था जिसने इटालियन पेनिसुला के कुछ छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के एक किंगडम ऑफ इटाली बनाया 19th सेंचुरी में। एक सिंगल, जैसे अपना देश है जिसको जब पहले 500, मतलब समझ सकते हैं 500 राज्यों में बटा था, उसको हमारे मतलब लौह पुरुष समझ गए होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भी ऐसे कंसोलिडेट किया था, मिलाया था। ऐसे किंगडम ऑफ इटली भी तब बना था जब छोटे छोटे इटालियन पेनिसुला के छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के किंगडम ऑफ इटली बना था। कब? इन द 19th सेंचुरी। The process began in 1815 with the Congress of Vienna and was completed in 1871 when Rome became the capital of the Kingdom of Italy. 1815 में चालू हुआ, 1871 में ख़त्म हुआ, जब लास्ट में रोम को कैपिटल बना दिया गया इटली का। तो इटालियन लैंग्वेज में जो इटालियन यूनिफिकेशन है ना, उसको रिसोरिजिमेंटो कहते हैं। रिसोरिजिमेंटो का मतलब होता है रिसर्जेंस और रिवाइवल। अब भाई जो लोग पबजी और फ्री फायर खेलते होंगे वो लोग समझते होंगे कि रिवाइवल का मतलब क्या होता है। मतलब कोई किसी को वापस रिवाइव कर देना। बहुत पहले के ज़माने में इटली एक यूनिफाइड कंट्री था, सॉरी यूनिफाइड कंट्री था, पर धीरे धीरे लोग वहाँ पे आए, एक एक जगह को लूटते गए, उसको अपना बनाते गए, जिसकी वजह से वो टूटते गया और डिफरेंट स्टेट में बट गया। तो वही बोला था कि वापस से उन सब चीज़ों को लाना, इसीलिए रिसर्जेंस और रिवाइवल। नेक्स्ट टॉपिक बात है कि कॉजेज़ क्या है इटालियन यूनिफिकेशन का। इटालियन यूनिफिकेशन का कॉजेज़ क्या है, तो नंबर 1 कि इटालियन पेनिसुला अ कोहेसिव जोग्राफिकल यूनिट। नंबर 2 मतलब कोहेसिव मतलब समझते हैं कि घिरा हुआ है, और इतना अच्छा जोग्राफिक यूनिट है कि यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, सी के किनारे है। नंबर 2 देख लीजिए, मोस्ट स्पोक सेम लैंग्वेज बट पेनिसुला डिवाइडेड इनटू कॉम्पिटिंग स्टेट ईच विथ ओन गवर्नमेंट। देखिए हम लोग किसी भी कंट्री को कैसे पहचानते हैं कि उसका एक अपना लैंग्वेज होगा, एक अपना हिस्ट्री होगा। तो यहाँ पे सब एक ही लैंग्वेज में बात करते थे, उन लोग का हिस्ट्री भी सेम ही था पहले का। अभी तो सब आके लूट लिए थे यहाँ पे, मतलब लूट क्या, जगह घेर लिए थे। और जो पेनिसुला थे वहाँ के, वो डिवाइड कर दिए थे हर स्टेट को, और हर एक स्टेट का अपना अपना एक गवर्नमेंट था। फिर नेपोलियन का इन्वेजन, मतलब नेपोलियन जब यहाँ इटली में आया, इटली को जीता, ये भी एक कॉज है। वियना ऑफ कांग्रेस जो 1815 में हुआ था, वो भी एक कॉज है। रेवोल्यूशन ऑफ 1848, जब रेवोल्यूशन ये बोले ना कि जुड़ा हुआ है, तो वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो इसको पक्का देख लीजिएगा। तो जब रेवोल्यूशन ऑफ 1848 हुआ था, उससे भी यहाँ के लोगों में एक आशा उठा था कि हम लोग भी ऐसे करके अपने मतलब अपना जो स्टेट कंट्री है उसको यूनिफाई कर सकते हैं। स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, इंडिविजुअल्स, ग्रुप, मतलब नेशनलिज्म की भावना जो लोगों में, मतलब ग्रुपों में, सब में आ गई थी। यही सब इटालियन यूनिफिकेशन का कॉज है। आगे बढ़ते हैं कि ये जो सब स्टेट है, तो जैसे यूनिफाई होने से पहले उसमें इटाली में कितने स्टेट थे। तो आप बोलिएगा भाई जब किंगडम इटली यूनिफाई ही नहीं था तो उसके स्टेट कैसे थे, जो पहले बताया नहीं बहुत पहले, तो उस समय यही सब स्टेट आते थे। तो था पीडमोंट, साइडेनिया, ये और ये दोनों क्या है, पीडमोंट साइडेनिया। इसको ये पीडमोंट कहते हैं, इसका साइडेनिया कहते हैं। इन दोनों के एक ही आ जाते हैं, वो थे ये किंग इमैनुअल 2। और यहाँ पे है वेनिस, और ये है, देखिए वेनिस यहाँ पे है। पार्मा, मोडेना, टस्कनी, तो ये है पार्मा, ये है मोडेनी, ये है टस्कनी। हाँ, और ये है पेपल स्टेट्स, यहाँ पे मेनली पोप का राज होता था। ये है सिसली, इसको हम लोग किंगडम ऑफ सिसली कहते हैं, या फिर इसको हम लोग नेपल्स कहते हैं, और ये सिसली कहलाता है। पर इसको हम लोग टू सिसली भी कहते हैं, पर इसको यहाँ पे हम लोग सिसली कहेंगे, बस किंगडम ऑफ सिसली। तो इस पर किसका किसका राज है वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। किंगडम ऑफ साइडेनिया पे आप लोग समझते हैं विक्टर इमानुएल का रास्ता, और पीएमटी पे मतलब समझिए छोटा छोटा लोग उस पर ही राज करते थे। और उसके बाद वेनिस पे भी ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था, और पेपल स्टेट्स पे पोप का, मतलब जो पोप नहीं होते चर्च के, उन सब का कब्जा था। तो ऐसे समझते हैं कि नेपोलियन का रोल क्या था इस सब चीज़ में। जब हम लोग एक कॉज नहीं बताएं कि नेपोलियन का इन्वेजन कॉज है,
तो कैसे कॉज है देखते हैं कि द अटैक एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेपोलियन इन 1796 फर्स्टेड द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन मल्टीपल स्मॉल किंगडम्स। अब आप ही सोच लीजिए कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और बाहर का कोई फॉरेनर रूलर आके हम लोग के ऊपर कब्जा कर ले, तो आपको ये नहीं लगेगा, बेकार लगेगा कि नहीं? तो जब आपको याद होगा कि 1796 में नेपोलियन यहाँ पे आकर हमला किया था, तो लोगों को समझ आ गया कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जब तक हम लोगों में यूनिटी नहीं होगा, तब तक हम लोग के ऊपर एक फॉरेन राजा ही आके राज करेगा। तो ये उन लोग के दिमाग में बैठा दे कि अब हम लोग को एक होना पड़ेगा, ये भी एक कारण बन गया। ही कंसोलिडेटेड द न्यूमरस स्मॉल डचेस किंगडम इनटू फ्यू मैनेजेबल स्टेट्स। और एक काम क्या किया, जो पहले तो और छोटे छोटे स्टेट्स थे, इससे भी ज़्यादा छोटे छोटे स्टेट्स, ये क्या किया नेपोलियन भैया, ये मतलब कुछ कुछ स्टेट को मिला के एक बड़ा बड़ा स्टेट बना दिया ताकि इनको काम में फ़ायदा हो जाए, दिक्कत ना हो। फिर नंबर 3 पॉइंट, प्रोमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन देम। ये देखिए, ये तो जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ये समझते हैं नेपोलियन इनके फेवर में ही करके गए। वैसे तो तीनों ही इनके फेवर में किए, पर दोनों ये मेन इनके फेवर में हुआ कि वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स ला दी। पहले वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स भी नहीं होता था, सबको एक किए, मतलब दो तीन जो जगह था उसको एक कर दिए। क्या हम लोग समझते हैं कि इटली जो 1796 में था और इटली आफ्टर 1810, देखिए 1796 से पहले इटली कुछ ऐसा दिखता था, एक किंगडम ऑफ सार्डिनिया, ये जो पहले बड़ा दिखाई नहीं थे, पेपर स्टेस टस्कनी वेनिस। और 1810 तक जब तक मतलब नेपोलियन का रूल था, तो नेपोलियन यहाँ बहुत बार इन्वेजन किया था, बहुत बार हमला किया था। तो देखिए क्या कर दिया था, किंगडम ऑफ इटली बस इतना रह गया था, देखिए ये बस किंगडम ऑफ इटली रह गया था। यहाँ पे फ्रेंच एम्पायर को ला दिया, मतलब जीतते गया तो अपना जगह लेते गया। जो बीच वाला सिटी है ना, तो ये उसको दे दिया पोप लोग को, वैकेंट सिटीज़ को कहते हैं। और ये सिसिली पे भी मतलब बर्बन डायनेस्टी का ही राज था। बस देखें आप, एक चीज़ आपको मेन जो चीज़ दिखाना चाहते हैं हम, कि वो जो छोटे छोटे चीज़ थे, परमा, मोरेना, टस्कनी, ये सब हट गए, ये सब मिलके एक बन गए। ये चीज़ इनके फेवर में करके गया। वो लोग को समझ आया कि हम लोग जब एक साथ रहेंगे तो हम लोग पावरफुल रहेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कांग्रेस ऑफ वियना। मतलब कांग्रेस ऑफ वियना का क्या रोल था यूनिफिकेशन, इटाली के यूनिफिकेशन में। तो आफ्टर डिफीज ऑफ नेपोलियन 1814, जैसा हम लोग जानते हैं कि 1814 में जब नेपोलियन हार गया था तो उसको एल्बा भेज दिया गया था, फिर वहाँ से वापस आया 1815 में, फिर 100 दिन राज किया, फिर बेचारा को भगा दिया गया यहाँ से। यूरोप कार्व्ड अप बाय ग्रेट पावर्स, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड रशिया। मतलब यूरोप जो है वापस बनाया गया, मतलब नहीं बताते कि मैप को रीऑर्गेनाइज किया गया कि वापस से मैप को सुधारना है। जो ब्रिटेन चाहता था वो ये नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया पावरफुल हो जाए, ऑस्ट्रिया ये नहीं चाहता था कि प्रशिया पावरफुल हो जाए, प्रशिया ये नहीं चाहता था कि रशिया पावरफुल हो जाए। मतलब जो चारों मेन पावर थे वो ये नहीं चाहते थे कोई ज़्यादा पावरफुल हो, तो इसलिए वो लोग चाहते थे कि बैलेंस ऑफ पावर हो, मतलब सब बराबर, कोई ज़्यादा ना ताकतवर, कोई ना ज़्यादा वो। इसमें सबसे चालाक ब्रिटेन था, वो बाद में आएगा, समझो कैसे। कांग्रेस इग्नोर द नेशनल ग्रुप्स, प्लेसिंग मैनी ऑफ देम अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन एम्पायर्स। कांग्रेस जो था, वियना कांग्रेस, वो सब चीज़ देखा, पर ये भूल गया कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो मतलब फॉरेन एम्पायर के कब्जे में हैं। जैसे जब फ्रेंच का जगह था जहाँ पे, वहाँ पे कुछ लोग अभी भी कब्जा करके रखे थे। ऑस्ट्रिया जो इटली पे कब्जा करके रखा था, कुछ कुछ जगह पे रखा था, सब में नहीं रखा था। अब नंबर 4 पे देखिए कि इटालियंस वर स्प्लिट इनटू वेरियस किंगडम्स अगेन। ये क्या किए ये लोग, जो इटालियन के ग्रुप वाले थे, बोले भाई नेशनल ग्रुप वाले कि भाई हम लोग को एक काम कर, हम लोग को यूनिफाई कर दो, हम लोग को मतलब नहीं, हम लोग को यूनिफाई कर दो। अब ये सब पावर बोले कि नहीं भैया, हम लोग एक और पावर को नहीं लाना चाहते, मतलब एक और नया पावर रुक क्या जाएगा इटली। तो वो लोग ये नहीं चाहते कि कोई इटली नाम का एक और पावर आ जाए, इसलिए वो लोग इसको स्प्लिट कर दिया, मतलब छोटे छोटे पार्ट में वही पार्मा, मोडेना, टस्कनी वापस चला दिया, जो नेपोलियन के इन्वेजन के बाद चला गया था। तो आगे क्या है कि मेनली 3 ग्रुप्स, मच ऑफ द नॉर्थन इटाली अंडर ऑस्ट्रियन रूल, अदर स्टेट्स अंडर हैसबर्ग स्टिल अदर अंडर अ फ्रेंच डायनेस्टी। जो नॉर्थन पार्ट था, मतलब समझ रहे हैं ना, वेनिस वाला, वो सब पार्ट किसको मिल गया, ऑस्ट्रिया को। और जो अदर स्टेट्स जैसे पोनमा, मोडेना, टस्कनी, ये सब हैब्सबर्ग के अंडर आ गया। और जो नीचे का पार्ट था किंगडम ऑफ सिसिली, वो फ्रेंच डायनेस्टी के अंदर आ गया था। तो नीचे देखिए, इटालियन नेशनलिज्म ग्रू इन अपोजिशन टू दिस कंडीशंस। अब जो इटालियन के नेशनलिज्म था, देशभक्ति की भावना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद, ये सब अब मतलब इसके खिलाफ जाने लगा, इस सब कंडीशन के खिलाफ। वो लोग बोले कि भाई अब हम लोग से सहा नहीं जाएगा, अब हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। अब आप ही समझ लीजिए भैया कि कोई इंडिया में आके इंडिया को वापस से जो हम लोग के करके गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, 500 राज्यों को मिला के एक कंट्री बना दिए, अब उसको आके फिर वापस कोई कर दे तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? लगबे करेगा भाई। झमेला तो लोग को झेलना पड़ता ना, गवर्नमेंट को तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे अभी के गवर्नमेंट को भी अभी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा मैप है, आप
चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए फ्रांस वैसे ही है, ऑस्ट्रिया और बड़ा हो गया भाई, ब्रिटेन भी और बड़ा हो गया, रशिया तो भाई अपने से पहले से ही बड़ा है, रशिया भी बड़ा हो गया, पर वही जो इटली है उसके वापस से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। हम लोग नीचे चलते हैं कि जो यूनिफिकेशन है ना उसका 3 फेज़ है, मतलब उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है 1858 टू 1859। पहला बात ये समझिए, हम शुरुआत के वीडियो में बोले थे कि 1815 से हम लोग का स्टार्ट हुआ था, मतलब जो यूनिफिकेशन था, पर मेनली वो 1858 से स्टार्ट हुआ था, मतलब लगभग 42 टू 43 ईयर्स लेटर चालू हुआ था। क्यों? क्योंकि इसी टाइम से लोग नेशनलिज्म मतलब सब बोलते थे पहले बस कि हम लोग को यूनिफाई करना है, यूनिफाई करना है। इस टाइम से सब दिमाग लगाना चालू किया, युद्ध लड़ना चालू किया, इसलिए हम लोग इसको 3 पार्ट में बांटे हैं। एक है 1858 टू 1859 वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लोम्बार्डी। 1860 जो कि था इंटीग्रेशन ऑफ पार्मा, मोडेना, टस्कनी, नेपल्स एंड सिसिली। इंटीग्रेशन मतलब उसको अपने मिला देना, जैसे जो सिसिली मतलब जो लोम्बार्डी था, लोम्बार्डी बोल रहे सॉरी, साइडिनिया था, वो कैसे लोम्बार्डी को अपने अंदर लाया, फिर मॉडर्ना, टस्कनी, नेपल्स को कैसे अपने अंदर लाया, फिर 1866 में कैसे इंटीग्रेशन ऑफ वेनिस हुआ, और 1871 में कैसे रोम कैपिटल बन गया। तो आगे हम लोग देखते हैं, पहले समझते हैं कि नेशनलिज्म होता क्या है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, ये मतलब एक टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि नेशनलिज्म को हम लोग क्या कह सकते हैं। नेशनलिज्म इज इक्वल्स टू डिवोशन टू वंस नेशनल ग्रुप बेस्ड ऑन अ कॉमन, मतलब ये सब चीज़ों पे वो कहता है, मतलब किसी एक नेशनल ग्रुप का किसी इन सब चीज़ों पे जो विश्वास रखते हैं। आपको बता दें भाई, ऐसा बहुत गलत सही क्या बोले अजीब ही तरीके से होता है। जैसे अब आप अपने देश को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आपका जो पड़ोसी होगा वो भी प्यार करता होगा। हम तो बोलते हैं आप जिस एरिया में रहते होंगे वो भी प्यार करते होंगे, जो स्टेट में रहते होंगे वो भी प्यार करता होगा, पूरा कंट्री प्यार करता होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कल्चर है, आप लोग का कल्चर सेम हो सकता है, हिस्ट्री सेम हो सकता है, रिलीजन सेम होता है, लैंग्वेज सेम हो सकता है, टेरिटरी सेम हो सकता है। तो जो इटली था वहाँ पे ये सब चीज़ ही लागू होता था, वहाँ का रिलीजन सेम था, लैंग्वेज सेम था, टेरिटरी सेम था, कल्चर सेम था, हिस्ट्री सेम था। अगर हम आपसे पूछे कि इंडिया में नेशनलिज्म किस बेस पे होता है, मतलब इंडिया में किस बेस पे हो सकता है, कल्चर पे? नहीं, कल्चर पे कभी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यहाँ का सबका अलग अलग कल्चर भाई। आप साउथ में जाओगे तो अलग कल्चर, नॉर्थ में रहोगे तो अलग कल्चर। नॉर्थ में रहोगे तो सब गमछा पहन के घूमेगा, और साउथ में जाओगे सब लुंगी पहन के घूमेगा, ये सब कल्चर में आ जाता है। टेरिटरी, अब देखो भैया, आप देखो यूपी का बाउंड्री देख लो और फिर जाके केरला का बाउंड्री देख लो, सबका बराबर नहीं है। लैंग्वेज 22 लैंग्वेज है भाई, इसको तो बोलना ही नहीं पड़ेगा। रिलीजन, ये इसका मुद्दा ही हटा दो भाई, अपने देश में तो 5 रिलीजन है, उसी को लेके तो इतना दंगा फसाद हो रहा है, उसके ऊपर क्या बात है। और नंबर 2 है हिस्ट्री। हाँ, तो हिस्ट्री होगा, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री हम लोग जितने भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं, सब ने एक हिस्ट्री किया है। तो जो मुग़ल आए थे वो हम लोग पे राज किए थे, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पे राज किए थे। हाँ, तो मतलब जो मुग़ल आए हम लोग पे राज किए, और जो ब्रिटिशर्स आए जो हम लोग पे राज किए, वो सब पे राज किया। ऐसा नहीं कि भाई इस रीजन को छोड़ दिए, तो हम लोग एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, तो इसी ऊपर पे हम लोग का नेशनलिज्म हो सकता है। और क्या लिखा है ऊपर देखें तो, अ वेव ऑफ नेशनलिज्म वाज स्वीपिंग यूरोप इन द 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी में मतलब वेव ऑफ नेशनलिज्म फैल रहा था। आगे बढ़ते हैं कि ग्रुप इंडिविजुअल्स इन इटालियन नेशनलिज्म, मतलब इन लोग का क्या अहमियत था इटालियन नेशनलिज्म में। जो इटालियन आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे, थिंकर्स थे, वो सब इंटरेस्ट लेने लगे कि इटली कल्चर ट्रेडिशंस मतलब फैलाने में, कि इटली का कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, ताकि लोग इटली को यूनिफाई करने लगे, मतलब इटली को एक कंट्री मानने लगे, ना कि कोई छोटा सा जगह। अदर फॉर्म सिक्के सोसाइटीज टू वर्क फॉर द पॉलिटिकल चेंज प्लॉटेड टू ओवरथ्रो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट इन इटली, मतलब और जो लोग थे वो लोग सिक्के सोसाइटी फॉर्म करने लगे। अब देखो भैया, जैसे सिक्के सोसाइटी सुनते हो तुम लोग को इल्यूमिनेटी याद आएगा, इल्यूमिनेटी बोलना, हाँ, कैरीमिनेटी नहीं, हाँ, इल्यूमिनेटी। अगर आपको पता नहीं होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, यूट्यूब पे जाकर सर्च करना समझ आ जाएगा। अदर फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी, ये उस सीक्रेट सोसाइटी का नहीं है भाई, ये अलग ही सीक्रेट सोसाइटी है। ये जो सब जो सीक्रेट सोसाइटी थे, ये अपने देश को यूनिफाई करने के लिए लड़ रहे थे। टू वर्क फॉर पॉलिटिकल चेंज प्लॉटेड टू ओवरथ्रो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट इन इटली। जो 1815 में जो वियना जीता था ना, तो वो लोग जो नेपोलियन को हराने में मदद किया था ना, उन सबको एक गिफ्ट दिया था। हाँ, तो देख सकते हैं कि प्लॉटेड टू ओवरथ्रो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट इन इटली, मतलब ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट, हाँ, जो बताया था कि वियना में जो हुआ था उसके बाद सबको अवार्ड दिया गया था, जो नेपोलियन को हराने में मदद किया था, तो ऑस्ट्रिया को इटली का वेनिस का पार्ट मिल गया था।
तो आप समझ गए होंगे कि उसका राज वहाँ पे कैसे आया। एक ऐसे ही एक था सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था कार्बोनेरिया। कार्बोनेरिया का मतलब होता है चारकोल बर्नर्स। ये था एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो 1800 से 1831 तक चला था। एम टू रिमूव फॉरेन रूल्स एंड टायरनी फ्रॉम इटली, मतलब फॉरेन रूल को हटाना और राजा का तानाशाही को भी हटाना, यही इसका मेन एम था। अब आते हैं जो अपने यूसुफ मजीनी भैया। इनका काम क्या था कि इन्होंने एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, सीक्रेट क्या है, खुल्लम खुल्ला सोसाइटी समझिए, सोसाइटी बनाया था जिसका नाम था यंग इटली। अब ये क्या थे 1831 में भाई 1831, हाँ, एक 1831 में एक यूसुफ मज़नी ने, जो कि एक लॉयर थे, पॉपुलर राइटर थे, इन्होंने एक नेशनलिस्ट ग्रुप फॉर्म किया जिसको हम लोग यंग इटाली कहते हैं, जो कि इटली के यूनिफिकेशन के लिए लड़े। हाँ, समझ गए इतना बात। पर क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट बोले, जो किंग था या फिर दूसरे स्टेट्स का जो किंग था, वो सब बोले कि नहीं भाई, हम लोग ये सब नहीं होने देंगे, इसको भगा दिया फ्रांस, मतलब बोला कि तुम निकलो यहाँ से। तो मजीनी को भागना पड़ा, वो फ्रांस चला गया आफ्टर द फेल इंसर्क्शन ऑफ 1831। मतलब वो बहुत बार यहाँ पे आने का कोशिश किए, पर वापस उनको, मतलब हमेशा सबको पता चल जाता तो उनको भागना पड़ा। पर बहुत बार ना वो जैसे स्मगल, यहाँ पे गलत शब्द दिखा है, मतलब घुस आने के, जैसे कि स्मगल क्या नहीं समझ सकते कि पेट्रियोटिक पैम्पलेट्स मतलब समझते होंगे, जो पर्ची टाइप में कि हम लोग आपको अपना देश को आज़ाद करना है। जो पैम्पलेट है भाई, इंडिया के भी इंडिपेंडेंस में बहुत मदद किया था। हाँ, तो पेट्रियोटिक पैम्पलेट इटाली में स्मगल करवाते थे, मतलब छुपके से भेजवाते और सब में बंटवाते हैं, ये बात है। ही ट्राई टू स्टार्ट मैनी अपराइजिंग्स 1848 बट ऑल फेल्ड वर क्रश्ड बाय रूलर्स, मतलब बहुत बार ये आंदोलन या फिर समझ लीजिए रेबिलियन चालू करने का कोशिश किए, पर वो सब दबा दिए गए रूलर्स के द्वारा। रिपब्लिकन आइडियोलॉजी नॉट इन फेवर ऑफ किंग्स रूलिंग ओवर यूनिफॉर्म। इनका आइडियोलॉजी क्या था, इनका आइडियोलॉजी था रिपब्लिकन, कि हमको चाहिए भैया फुल स्वतंत्रता, तो हमको चाहिए फुल इज्जत, ये नहीं कि वापस किंग है फिर हम पे वो करे। इनके ये रिपब्लिकन आइडियोलॉजी वाले इंसान थे। यंग इटली अट्रैक्टेड 60,000 मेंबर्स। 60,000 मतलब बहुत होता है भाई, मतलब वो 60,000 मेंबर्स को अट्रैक्ट किया था, मतलब 60,000 मेंबर लोग उसको फॉलो करते थे। आगे बढ़ते हैं कि इन 1848 नेशनलिस्ट इंस्पायर्ड रेवोल्यूशन स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप। जो नेशनलिस्ट लोग थे वो इंस्पायर्ड के रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में, जैसे आप जानते हैं 1848 का जो आंदोलन हुआ था। इन सम इटालियन स्टेट सिटीजन्स रेबेल्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रियन रूल। इसी को देख के 1848 के रिवोल्ट को देख के, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को देख के, बहुत से इटालियन स्टेट सिटीजन्स ने रिवेल कर दिया, मतलब आंदोलन कर दिया ऑस्ट्रियन रूल के खिलाफ। पिडमोंट डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, फॉट फॉर ईयर वॉज डिफीटेड। पिडमोंट जो है, पिडमोंट सार्डिनिया, ये जिसमें विक्टर इमैनुअल है, हाँ, इन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर चालू कर दिया, पर एक साल में बेचारे हार गए। अदर्स इंक्लूडिंग बिजनेस सीज्ड रोम। जो मजीनी के जैसे लोग थे, उन्होंने कोशिश किया कि वो जाके रोम में कब्जा कर लें, क्योंकि रोम एक तरीके से मान लीजिए बहुत अहम हिस्सा माना जाता है इटली का, अभी तो उसका कैपिटल है। हाँ, इन 1849 फ्रेंच ट्रूप्स हेल्प्ड पोप रीगेन कंट्रोल ओवर रोम। तो अब आप सोचिएगा कि 1849 में फ्रेंच ट्रूप हेल्प क्यों किया रोम में, मतलब वो मजीनी को हटाने में और रोम में वापस पोप का राज लाने में। ये पेपर स्टेट में आता था, इसलिए यहाँ पे पोप का राज था, आपको हम पहले बताए थे। हाँ, इसलिए क्योंकि ये जो पोप था ना, उसको वहाँ पे कौन बैठा था, उसको वहाँ पे वही फ्रेंच वाले, जो फ्रेंच किंग था वही आके बैठाया था। उस टाइम तो कोई फ्रेंच किंग नहीं था, उससे पहले लुइस फिलिप था, वो आके वहाँ पे बैठाया था। हाँ, तो इसीलिए उसको वापस छुड़ाने के लिए फ्रेंच वाले को भेजना पड़ा। नेक्स्ट तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये आ गए मास्टरमाइंड। जैसे हम लोग इंडिया के इंडिपेंडेंस के पीछे किसको मास्टरमाइंड कह सकते हैं, मास्टरमाइंड कह सकते हैं हम लोग, बताए तो किसको, सुभाष चंद्र बोस को। उनके ऐसा मास्टरमाइंड आदमी आज तक नहीं मिला भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये सब मास्टरमाइंड लोग थे, इनके जैसा दिमाग मिलना बहुत मुश्किल है। तो समझिए काउंट कबूर कौन था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ किंगडम ऑफ पीएस, पिडमोंट सार्डिनिया। पीएस का मतलब पिडमोंट सार्डिनिया, मैं ये बता, जो पिडमोंट सार्डिनिया दो जगह था। हाँ, तो उसी के प्राइम मिनिस्टर थे कैमिलो बेंसो। उस टाइम वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलता था अंडर किंग विक्टर इमैनुअल II। फाउंडेड नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर टू रिसोर्जिमेंटो द रिसर्जेंस और द रिबर्थ। आपको इसका मतलब बताया, उन्होंने नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर लागू चलाया, सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब चालू कर दिया, मतलब सबको हक मिलेगा, प्रेस को कुछ भी छापने का हक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, डिप्लोमेसी स्किल्स टू यूनाइट इटली अंडर द लीडरशिप ऑफ
पिडमोंट। ये देखो भैया, सब चीज़ तो ठीक करते थे, पर इनका मन क्या था कि इटली जब यूनिफाई हो ना तो पिडमोंट के अंदर हो। भैया अपने ही जो जिस जगह पे पैदा हुए हैं उसी जगह के बारे में सोच रहे हैं कि जितना भी इटली हो सब पिडमोंट ही उसको कंट्रोल करे। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं कि कबूर का पॉलिसी क्या था। इसको हम लोग कहेंगे कैबूर्स पॉलिसी। बिलीव थ्राइविंग इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट फॉर इटली टू बी रिबॉर्न। मतलब वो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट दिखाए थे इटली को बताए थे कि इकोनॉमिक कितना इम्पॉर्टेंट है, किसी भी जगह के लिए उसका इकोनॉमिक कितना इम्पॉर्टेंट होता है। कबीर काबूर वर्क टू बिल्ड साइडिनियन इकोनॉमी। मतलब जो साइडिनिया था वहाँ का इकोनॉमिक बिल्ड करने में बहुत मदद किया। बिलीव्ड अ यूनिफाइड इटली शुड बी रिबॉर्न एज मोनार्की। तो जैसा आप समझ सकते हैं कि अगर कोई देश बहुत जल्दी अपना इकोनॉमी बढ़ा रहा है तो अगल बगल का लोग भी तो पूछबे करेगा ना भाई कि कैसे बढ़ा रहे हो भाई। तो बोला कि हम बताएंगे तो ज़रूर, पर उसके लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा इटली को यूनिफाई करने के लिए। ठीक है। ही ट्राइड टू स्प्रेड द फीलिंग ऑफ यूनिफिकेशन टू ऑल नेबरिंग स्टेट एंड किंगडम अंडर डिफरेंट रूलर्स। वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली का मतलब संदेश जो था, फीलिंग जो था, वो नेबरिंग स्टेट्स में किंगडम अंडर डिफरेंट रूलर्स, जो डिफरेंट रूलर के किंगडम थे उन सबको भिजवाने लगा, वहाँ के लोगों को भिजवाने लगा, मतलब मैं समझ सकते हैं। फिर अब हम लोग का स्टार्ट होता है क्रीमियन वॉर। क्रीमियन वॉर भाई, एक तो ये इटालियन शब्द ना मन करता मार दे इसको हम। क्रीमियन वॉर था क्या, रशिया वर्सेस ओटोमन प्लस फ्रांस प्लस ब्रिटेन। इसका मतलब क्या है, जो रसिया था वो अपने आप को बहुत सियाना समझ रहा था। वो सोच रहा था कि जो ओटोमन है उसको ऊपर हम कब्जा कर लें। मतलब ओटोमन थोड़ा कमज़ोर पड़ा था उस टाइम, तो चाहे कि रसिया सोचा कि जल्दी जल्दी इसको हटाओ भाई, इसके ऊपर कब्जा करो। हाँ, तो अब फ्रांस और ब्रिटेन क्या किए, ओटोमन का साथ दिए। बताइए क्यों? क्योंकि वियना ऑफ कांग्रेस का मीटिंग में क्या तय किया गया था कि बैलेंस ऑफ पावर होगा, मतलब पावर बैलेंस होगा, सबके पास कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा। अब फ्रांस और ब्रिटेन सोचा होगा भाई कि अगर रसिया को हम लोग मदद किए तो रसिया का राज पूरा हो जाएगा, तो ओटोमन पे भी इसका कब्जा हो जाएगा, तो ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो जाएगा। इसलिए वो लोग ओटोमन का हेल्प किए। कबूर सेंट पिडमोंट आर्मी टू असिस्ट फ्रांस। सिंपल सा लॉजिक है भैया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वही बात कर दी कि कबूर ने पिडमोंट को आर्मी सेंड किया फ्रांस का, पिडमोंट आर्मी सेंड किया फ्रांस को हेल्प करने के लिए कि जाओ भैया तुम फ्रांस को हेल्प करो जो ओटोमन के साथ लड़ रहे हैं रसिया के खिलाफ। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस को लगा भाई ये तो मेरा मदद किया है, ये मेरा सच्चा दोस्त है। यही काउंट कपूर का दिमाग ही था भाई। ऐसा ही सेम चीज़ अगर हम बोले ना इंडिया में कोई किया तो सुभाष चंद्र बोस भाई, उनके यही सेम माइंड वो लगाते थे, उनके ऐसा माइंड किसी का नहीं था। ऑस्ट्रिया सप्रेशन ऑफ इटालियन पीपल वॉज हाईलाइटेड बाई कपूर एट द कॉन्फ्रेंस आफ्टर वॉर गेन ब्रिटिश एंड फ्रेंच सिंपैथी। तो अब ये देखिए, यही बात है ना भाई कि अब बकरा कटा है तो सब में बटेगा। तो जब जीत गया तो अब ऑस्ट्रिया का जब सप्रेशन हो गया, ऑस्ट्रिया सप्रेशन ऑफ इटालियन पीपल वॉज हाईलाइटेड। मतलब ऑस्ट्रिया जो मतलब कैसे इटालियन लोगों पर दबाव डालता था, कैसे उन लोगों पर अत्याचार करता था, ये सब वो लोग जो वॉर जब ख़त्म हो गया तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठाया गया और ब्रिटिश और फ्रेंच लोग इसको सिंपैथी दिए। क्यों दिए? पहले तो सिंपैथी नहीं दिए थे भैया, अभी कहाँ सिंपैथी दियो? कहाँ के कपूर ने आर्मी भेजा था मदद करने के लिए फ्रांस को, तो उन लोग को लगा कि भाई तो मेरा दोस्त है। तो नेपोलियन III ऑफ फ्रांस प्रॉमिस सपोर्ट टू कपूर। देखिए बस वो आर्मी भेजवा के उसने एक प्रॉमिस ले लिया, वो भी एक किंग से, और भी इतने छोटा स्टेट का प्राइम मिनिस्टर होकर उसने किंग से प्रॉमिस ले लिया। अभी प्रॉमिस कहाँ तक जाएगा देखिएगा। इन फ्यूचर फ्रांस डिड नॉट सपोर्ट ऑस्ट्रिया इन इट्स वॉर अगेंस्ट साइडिनिया। देखिए साइडिनिया का जब वॉर चल रहा था, मतलब साइडिनिया और ऑस्ट्रिया का वॉर चला था, तो फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट नहीं किया। बोला कि हम तो के सपोर्ट नहीं कर, ससुर का नाती तू लोग के ऊपर इतना अत्याचार करते हो हम कैसे देखी। तो यही बोल के फ्रांस ने मना कर दिया। तो फ्रांस गॉट नाइस एंड सेवॉय इन रिटर्न। अब सोचिए भैया, इन ईवी कम नहीं थे। अब सोचिए कि इंडिया में मोदी जी अमेरिका को वादा करते भाई कि तुम रसिया से लड़ो, हम तुमको मदद करेंगे। हैं, अब अमेरिका जो है मोदी जी को लड़ने में मदद करता है पाकिस्तान से। अब मोदी जी बोले कि ए अमेरिका तू आवा, हम तो क्या अपन अंडमान निकोबार दे देते। हाँ, तो अब जब मोदी जी वापस यहाँ लौट के आएंगे तो इंडिया में कोई उनका स्वागत करेगा? दौड़ा के मारेगा कि नहीं? यही बात है। पर ये कपूर भाई इतना अच्छा आदमी, मतलब इतना डिप्लोमेट थे ना भाई वो, मतलब सबको अपने झांसा में कैसे रहना, यही सही बात होगा भाई कि अपने झांसा में बहुत आराम से ले लेते थे। वो बताएं, अहमियत बताएं कि अभी तो बस हम छोटा छोटा जो राज दे दिए हैं,
और ये हम लोग को इटली में यूनिफाई करने में मदद करेगा। तो नाइस एंड सिवोय को फ्रांस को दे दिए। तो फ्रांस के मन में ये भावना जाग गई कि भाई बहुत अच्छा आदमी है, इसके साथ दोस्ती बनाए रखेंगे तो हमको फ्यूचर में और फ़ायदा होगा, यही फ्रांस को लगा। अब हम लोग आते हैं फेज़ 1 में, जो कि है 1858 टू 1859 तक। देखिए भैया, हम आपको ऐसा बताया कि 42 ईयर बाद ही मेनली स्टार्ट हुआ था। 1815 में बस मतलब बोला चलो स्टार्ट हुआ था कि किंगडम को इटाली को यूनिफाई होना पड़ेगा पर कोई किया नहीं, कोई कुछ किया नहीं। लोम्बार्डी एंड वेनिस वर इंस्टिगेटेड बाय कबूर टू ओवरथ्रो द ऑस्ट्रियन रूल। मतलब लोम्बार्डी और वेनिस जो थे वो इंस्टिगेटेड, मतलब कबूर द्वारा इंस्टिगेट किए गए थे कि ऑस्ट्रियन रूल को उठा कर फेंक दो। वहाँ के जो लोग थे उनको कबूर ने भड़काया था कि उठा के फेंको जो ऑस्ट्रेलियन रूल है वहाँ। ऑस्ट्रिया वॉन कबूल एंड डिक्लेयर वॉर ऑन सार्डिनिया। जब ऑस्ट्रिया को पता चला, बाप बेटा बोला कहते मेरे ही घर में आके, मतलब मेरे ही घर में आग लगा रहा है, तो वो बोला कि चल ठीक है। तो वो बोला कि हम तुमसे युद्ध करेगा। अब इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तो विथ फ्रांस हेल्प सार्डिनिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया, लिबरेटेड लोम्बार्डी इन 1759। अब फ्रांस का उस टाइम मदद किया था, फ्रांस प्रॉमिस दिया था, फिर मदद किया इसका सार्डिनिया को ऑस्ट्रिया को हराने में। सार्डिनिया फ्रांस के हेल्प से मिलकर ऑस्ट्रिया को हरा दिया। वो भी कब? 1759 में। कुड नॉट लिबरेट वेनिस, पर वो लोग बस लोम्बार्डी को छुड़ा पाए, वेनिस को नहीं। दो राज पे कब्जा किए थे ना। इट रिमेन अंडर ऑस्ट्रियन रूल। थस आफ्टर फेज 1 लोम्बार्डी वॉज एडेड टू द किंगडम ऑफ पिडमोंट सार्डिनिया। ये फेज 1 में लोम्बार्डी ऐड हो गया पिडमोंट में। अब नंबर 2 क्या है कि फेज 2 1860 आफ्टर लिबरेशन ऑफ लोम्बार्डी द अदर नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ पार्मा, मोरेरा एंड टस्कनी ऑल्सो वांटेड लिबरेशन फ्रॉम देयर पपेट ऑस्ट्रियन रूलर्स। अब भैया एक ठो राज को छुड़ा दिए, तो हम लोग को नहीं छुड़ाइएगा। जो पीएमटी है, पार्मा, मोरेरा, टस्कनी, वो लोग बोला भैया हमको भी छुड़ाइए, हमको भी छुड़ाइए। तो कबूर भैया बोले थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो। बोले कि हम छुड़ाएंगे, तुम लोग को भी छुड़ाएंगे, चिंता क्यों करते हो। हाँ, वो ठीक है, इंतजार कर रहा है, आप पे भरोसा है। फिर वहाँ बोले कि चलो एक काम करो, रेबिलियन स्टार्ट कर दो, मतलब आंदोलन करो, ऑस्ट्रिया को दबाने का कोशिश करो। तो वैसा ही वो वहाँ पे हुआ। ब्रिटेन आस्क्ड ऑस्ट्रिया नॉट टू इंटरवेन इन इटली। तो ब्रिटेन देखो मतलब उसका जो सिंपत्ति था ना, वो जो जाके वहाँ पे भाषण दिए थे, उसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर भी इतना सिंपत्ति आ गया। ब्रिटेन बोला ऑस्ट्रिया को, देख मतलब फ़ोन मिला होगा, हेलो ऑस्ट्रिया सुना, तो के वहाँ पे अब कुछ इंटरवीन ना करा के बा, अब बस तो के बैठ के देखा के बा। मतलब ऑस्ट्रिया पे चाहे झूठ मूठ का गिरा गया, यही बात तो सही है कि ब्रिटेन आस्क्ड ऑस्ट्रिया नॉट टू इंटरवीन इटली, फ्रांस ऑल्सो रिफ्यूज टू इंटरवीन ऑन ऑस्ट्रिया बिहाफ। देखो भैया, ब्रिटेन बहुत दिमाग लगा के खेला खेलता है। वो सोचा कि ऑस्ट्रिया जो है, अभी देखो भाई एक पावर कम हो रहा है तो उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है। वो बोला कि ठीक है भाई, पावर कम करो, इटली को बढ़ने दो, मेरा कह जाता है। ब्रिटेन भाई सबसे सेफ चार्ज खेलता था। प्लेबिसाइड, तो जो क्या नाम था, कबूल थे, वो बोले कि चलो एक मेरे पास एक तरीका है, एक हम लोग प्लेबिसाइड करते हैं, मतलब वोटिंग। जो इस वोटिंग में मतलब जो लोग थे जो वहाँ के पिडमोंट, मोडेना, टस्कनी, इन सबको लोग को बोला कि आप लोग वोट कीजिए, सबको मतलब जिसको वोट करना है कि आप लोग को ऑस्ट्रिया में रहना है कि इसमें। तो वो लोग बोले कि ठीक है वोट करने दीजिए। ऑस्ट्रिया वाला भी बोल दिया, वोट हुआ। कौन जीता बोले तो कबूल भैया। काहे जीते? क्या कि जो पैम्फलेट बिचवाते थे उनको अपना भरोसा था कि हम इतना मेहनत किए भैया, रंग तो लईबे करेगा। तो सम रीजन ऑफ पीपल इटली ऑल्सो ज्वाइन यूनिफाइड इटली। तो कुछ स्टेट जो थे पेपल स्टेट्स के, जो पोप के अंडर थे, उन्होंने भी ऑस्ट्रिया को ज्वाइन कर लिया। ऑस्ट्रिया को नहीं, सॉरी, यूनिफाइड इटली को, हाँ यूनिफाइड इटली को बोल सकते हैं। इटली यूनिफिकेशन 1859 टू 1870। आप देख सकते हैं भैया, कि जो आपका किंगडम ऑफ सार्डिनिया था, ये पीएमटी, इसको भी ले लिया। वेनिस अभी भी कब्जा में है ऑस्ट्रिया के। और ये जो पेपल स्टेट्स है ये वाला, इतना को रख लिया आपने बस। और ये तो इसका है, ये है ये जो सार्डिनिया है, कि दो सार्डिनिया था ना, एक पिडमोंट एक सार्डिनिया, तो वो तो इसका है ये है। नीचे बढ़ते हैं कि गारबाल्डी एंड द रेड शर्ट्स। अब एक ठो चीज़ क्या आया, ये ऊपर ही देख लीजिए कि अब एक ठो चीज़ क्या आया। अब भैया ये सब जीत गए। अब एक ठो चीज़ क्या आया, जो नीचे का जगह था ना, यहाँ पे किसका राज था? जो सिसिली और नेपल्स था, यहाँ पे राज था फ्रेंच किंग का। फ्रेंच किंग नहीं, बर्बन डायनेस्टी के लोग का। अब ये बर्बन डायनेस्टी यहाँ कैसे आया? तो स्पेन में भी एक ब्रांच है बर्बन डायनेस्टी का, वो लोग यहाँ पे आके राज कर रहे थे। कुछ 100 साल पहले ये लोग युद्ध किया था, यहाँ पे आके लड़ रहे, मतलब यहाँ पे आके राज कर रहे थे। तो अभी लोग फ्रांस से तो मदद मांग नहीं सकता भैया फ्रांस आओ मदद करो ताकि हम तुम्हारे रिश्तेदारों को भगा सकें। फ्रांस तो ऐसा करेगा नहीं। तो अब अभी लोग का माथा घूमा, अब बोला कि अब क्या करें। तो कबूल भैया एक और दिमाग लगाएं।
बोले कि हमारे पास है क्या आइडिया। बोले का, लेकिन आइडिया ये है कि सांप भी मर जाएगा और कुल्हाड़ी भी नहीं टूटेगी। कैसे सांप मरा देखिए। वो का बोले कि गारबाल्डी नाम का एक मतलब आदमी था, हाँ, वो यंग इटली मूवमेंट में था 1833 में। तो उसने बोला कि अब हम गारबाल्डी को बुलाएगा, फोर्स्ड गारबाल्डी टू फ्ली इटली ट्वाइस। तो जो वो नेशनलिस्ट एक्टिविटी करते थे उसकी वजह से गारबाल्डी को 2 बार भगाया गया था। वो 1833 का बात है। हाँ, उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर भी सीखा था जब वो साउथ अमेरिका में थे। भैया देखो, गोरिल्ला वारफेयर बहुत अच्छा चीज़ है। अभी देखिए, आप लोग सुने होंगे नाम RRR। उसमें जो हीरो है, मतलब जो हीरो नहीं, जो 2 जन असली, उनका नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है जानते हैं? छोटा छोटा वॉर करके भाग जाओ, छुप जाओ, फिर वापस आओ, फिर छोटा छोटा वॉर करो, फिर छुप जाओ। हाँ, गोरिल्ला की तरह वॉर करो। तो अब ये कबूर भैया इनको बुला दिया कि आ जाओ भैया, तुम आओ यहाँ पे, मतलब किंगडम ऑफ साइडिनिया, यूनिफाइड इटली, जो भी बोल सकते हैं आप उसको, यहाँ पे आओ। तो ये आए 1854, गारबाल्डी रिटर्न फॉर गुड, मतलब अच्छे के लिए वहाँ पे आ गए। तो कबूर का बोले देखो भैया, ऐसा ऐसा बात, हम मतलब सिसिली पे जाके हमला कर नहीं सकता, फ्रांस मेरा अभी दोस्त बना हुआ है, उसको धोखा देंगे तो फ्रांस आके हमको कूट देगा अच्छे से। वो भी जानता था कि भाई फ्रांस के पास उस समय ताकत तो था। तो गारबाल्डी बोला हम काहे नहीं करेंगे भाई, हम तो करबे करेंगे। यहाँ का एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कबूर वॉज द ब्रेन ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, मतलब कबूर दिमाग था इटालियन यूनिफिकेशन का। मेजिनी जो था वो उसका धड़कन था, मतलब वो चालू कहता यंग इटली। और गिसिप गारबाल्डी जो था वो स्वॉर्ड ऑफ इटली था, स्वॉर्ड ऑफ इटली यूनिफिकेशन, मतलब वो तलवार था, क्योंकि वो लड़ा था, कबूर का दिमाग था। और मजीनी ने, भाई मजीनी नहीं होता तो ये सब यंग इटली ये सब चलता कैसे। हाँ, तो यही था इसके पीछे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 1860 नेपल्स एंड सिसिली वर लिबरेटेड बाय गारबाल्डी एंड हिज रेड्स। और अपना गारबाल्डी भी आ गया, 1000 लोग को लेके गए थे बस। इसको 1000 रेड भी कहा जाता है। 1000 मार्च, सॉरी 1000 मार्च, मतलब जो मार्च वाला, मार्च नहीं, महीना वाला नहीं, जो मार्च लोग करते हैं आर्मी वाले, ये गए नेपल्स एंड सिसिली में गए। वहाँ से उन लोग को भगा दिए मार और के। नहीं, पहले गए थे देखो सिसिली में गए तो क्या हुआ, वहाँ का 1000 लोग लेके गए थे, पर सिसिली में गए तो वहाँ का जो लोकल ट्रूप था, फ्रेंच सोसाइटी, मतलब सोसाइटी जो था, फ्रेंच नहीं, जो सीक्रेट सोसाइटी था, नेशनल ग्रुप था, इन सब इनका मदद कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे जीत गए। पर उन्होंने मना कर दिया कि हम तुमसे नहीं जुड़ने वाले कबूर भैया। कबूर भैया को तो लग गया शौक। वो पहले वो सोचे होंगे कि हम भी बन जाए कबीर सिंह, पर वो नहीं बने। वो था, बोले कि क्यों मना कर रहा हो? तो बोले भैया हम मजीनी के फॉलोअर। वो कैसे आइडियोलॉजी के थे? वो रिपब्लिकन आइडियोलॉजी के थे। उनका कहना हम ये था कि हम लोग रिपब्लिक होकर कहेंगे, किसी किंग के अंडर नहीं। और कबूर भैया का क्या कहना था, हम लोग पिडमोन का जो किंग है उसके अंडर रहेंगे। अब लो भैया, दोनों में था हुआ। अब कबूर भैया बोले तुम ज़्यादा छटपटिया रहे हो, रुको अभी तुमको अपना आतंक दिखाता। कबूर भैया भेजे अपना आर्मी। अब 1-2 आर्मी नहीं भेजे थे, बहुत आर्मी भेजे थे, समझे, धमकी भरा था कि आ जाओ शांति से, नहीं तो खर्रा के निकालेंगे बेटा। पर एक और चीज़ क्या था कि बीच में जो पोपल स्टेट, मतलब पोप स्टेट था, पेपर स्टेट्स, इसके तरफ से गुजर के कैसे जाए, जो अपना कबूर भैया था, कबूर भैया का आदमी। तो कबूर भैया का बोले फ्रांस को फ़ोन, मतलब फ़ोन नहीं था उस टाइम भैया, मजाक कर दे, हाँ समझना, कि फ्रांस को फ़ोन मिला है। हाँ फ्रांस भैया सुनिए, हम ना गारबाल्डी नाम का एक तो आदमी है, वो आपका देखिए बर्बन डायनेस्टी को हरा उरा के सिसिली में कब्जा कर लिया। आप हमको जाने दीजिए, हम वहाँ जाके उसको भगाएगा, हम वहाँ जाके उसको निकालेगा। बस अपने आप जो पेपर स्टेट है उसको बोल दीजिए, हमको रोकेगा नहीं। और वो बोले भैया ठीक है जाओ। फिर पेपर स्टेट को फ़ोन मिला, पेपर स्टेट बोल दिया ठीक है जाने देंगे। हाँ, तो वो चला गया। हाँ, फिर वही बताया ना कि कब वो अपना आर्मी लेके गया, तो गारबाल्डी मान गया, समझ लीजिए मान गया, मन से नहीं माना। बोला ठीक है भैया, अब तुम हमको धमकी दोगे तो क्या करेंगे। अब एक तो दुख भरा क्षण आ गया कि अपने कबूर भैया मर गए 1861 में। सब बोलते थे ना कि वो बहुत काम करते थे, मतलब रात रात भर जाके इस सबका प्लानिंग करते थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस भाई, उनका जब भी नाम लो ना भाई, तो दिल पे हाथ रख के नाम लो, मन खुश हो जाएगा। वो भी बहुत कम ही एज में मर गए थे, क्योंकि भाई ये सब देश के लिए जीते थे, अपने के लिए नहीं। किंग विक्टर इमैनुअल टू इंटीग्रेटेड वेनिस स्टिल अंडर ऑस्ट्रियन रूल एंड रोम। अब देखो भैया, सिसिली नेपल्स आ गया, पार्मा मोरेना टस्कनी आ गया, लोम्बार्डी आ गया, बचा क्या? बचा वेनिस जो था अभी भी ऑस्ट्रियन रूल के अंदर, और रोम जो था पोप के पास। तो अभी जो किंग विक्टर इमैनुअल टू थे, ये भी भैया थोड़ा कबूल के साथ आए थे, तो सीख गए थे कि भाई सीख गए थे। अब भाई
संगत का असर तो पड़ता ही है ना। ही साइंड अ ट्रीटी विद बिस्मार्क ऑफ प्रसिया अगेंस्ट द म्यूचुअल एनिमी ऑस्ट्रिया। देखिए म्यूचुअल बोले, फेसबुक मत समझिएगा, हम जानते हैं आप लोग बहुत क्या बोले, छोड़िए। एक ट्रीटी किया प्रसिया के बिस्मार्क के साथ, बोला कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मतलब आपका दुश्मन कौन है? ऑस्ट्रिया। मेरा दुश्मन कौन है? ऑस्ट्रिया। तो बोला कि जब भी आपको ज़रूरत लगेगा, जब भी आप प्रसिया के ऊपर हमला कीजिएगा, आप नॉर्थ से हमला कीजिएगा, हम साउथ से हमला करेंगे। बोला ठीक है भैया, हमको क्या दिक्कत है। बोला कि इसमें मेरा ही फ़ायदा है। तो बोला कि तो एक बोला हम एक शर्त रख रहे हैं। कौन बोला? अपना विक्टर इमैनुअल टू, मतलब जो सर्डिनिया का वो था, वो बोला कि एक शर्त है कि जब आप जीत जाएगा ऑस्ट्रिया को, तो हमको अपना वेनिस चाहिए, हमको आपका ज़मीन का एक कतरा नहीं चाहिए, पर हमको अपना वेनिस चाहिए। वो बोले ठीक है भाई, फ़ायदा का वो है। तो वो लोग बोले चलो ठीक है, हमला हुआ। इटाली वुड अटैक ऑस्ट्रिया इन केस ऑफ ऑस्ट्रिया प्रसिया वॉर। आफ्टर एनी सच वॉर वेनिस वुड बी गिवन टू इटली। ये बात जो आपको बता दिए। बैटल ऑफ सोडावा हुआ, जो प्रसिया वर्सेस ऑस्ट्रिया को हुआ, प्रसिया वर्सेस ऑस्ट्रिया में हुआ। प्रसिया हमला किया ऑस्ट्रिया को, इधर से इटली भी हमला कर दिया। बस क्या, ऑस्ट्रिया तो धुना गया। अब धुना गया तो बेचारा का हाथ तो बेकार हो गया, हार गया। तो वेनिस भी इसको मिल गया। और अभी भी एक चीज़ था जो था रोम। तो अब क्या हुआ, पेपल स्टेट्स जो कि था पोप के अंदर, जिसको प्रोटेक्शन मिला था फ्रांस से, नेपोलियन 3 से। तो अब बोलेगा नेपोलियन तो भाई बर्बन डायनेस्टी का नहीं था, वो कहाँ सपोर्ट करता? भैया सपोर्ट नहीं करता ना, तो फ्रांस वाले लोग उसको जूता मार के भगाता, कहा कि वो लोग बर्बन डायनेस्टी का तब भी इज्जत करता था। बोला कि भाई कि दोस्त तो दोस्त है ना भाई। हाँ, तो 1870 में 71 में फ्रांसो प्रसियन वॉर, बैटल ऑफ सेडान 1870, फ्रांस वॉज डिफीटेड एंड पोप लॉस्ट हिज प्रोटेक्टिव फोर्स। हाँ, तो फ्रांसो प्रसियन वॉर, जब प्रसिया ने ऑस्ट्रिया को जीत गया तो उसको कहा लगा हम बहुत महान है। अब वो फ्रांस से लड़ने चला गया। तो जो आर्मी नहीं भेजा गया था भेजने के लिए 1849 में रोम में, कि जाओ भैया उन लोग को हटाओ, वहाँ पे जो ट्रूप्स है, हाँ, जो मजीनी के द्वारा किया गया था, हाँ, तो वो लोग वहाँ पे अभी 1849 से अभी तक है भाई, 1870 तक है भाई, बड़ा फालतू चीज़ ही लोग हैं। हाँ, तो वो लोग वहाँ पे गया, तो जो फ्रांस का लोग था वहाँ प्रसिया से लड़ रहा था, तो वहाँ का जो लोग था आर्मी का था, उन लोग को बोला कि आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, उधर उन लोग बाद में देखेंगे, पहले अपना देश को बचाओ भाई, नहीं तो ना घर के होंगे ना घाट का होंगे। तो गया वो लोग वहाँ से, प्रोटेक्टिव फोर्स चला गया। बस के विक्टर इमैनुअल के पास अच्छा हो गया। वो बोला कि ले बेटा, फोर्स निकला, अब हम कूद जाएंगे, हम रोम को बचाएंगे, अब हम राजा हैं, यही बोल के वो जीत गए। मतलब जीत क्या गए भाई, तो अनप्रोटेक्टेड सिटी था तो कैप्चर कर लिए। पर अब इज्जत रखने के लिए भैया पोप लोग को देखो, इसे अपना लोग का यहाँ पंडित होता है ना, वैसे वहाँ पे पोप होता है। तो भैया जानते हैं ब्राह्मण का श्राप बहुत बेकार होता है। हाँ, श्राप मिलता है, पर क्या बोल सकते हैं। तो बोला कि पोप जो है वेटिकन सिटी दे दिया गया, एक वेटिकन सिटी नाम का सिटी है, छोटा सा ही है। वो बोला भाई कि पोप तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, दुनिया खुश रहे। अब इसका फ्रांस भी तो कुछ कर भी करेगा ना, पर वो इस टॉपिक में नहीं है। तो थर्स द यूनिफिकेशन प्रोसेस वॉज कंप्लीट। और कुछ है? हाँ, अब क्या है कि प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम क्या था? रीजनल डिफरेंसेस कीप द नेशन फ्रॉम बीइंग ट्रूली यूनाइटेड। यूनाइट तो हो गया, पर ट्रूली यूनाइट क्या होता है कि मतलब सब एक साथ मिलके काम कर रहा है, सब एक दूसरे के लिए लड़ रहा है, वो कर रहा है। पर रीजनल डिफरेंस मतलब जो नॉर्थ में रहते थे वो नॉर्थर्स को सपोर्ट करते, जैसे कि इंडिया में अभी भी ये सब चीज़ है। मानिए चाहे मत मानिए, हम ये दिल से बोलना है, हम नॉर्थ के लोग हैं, तो हम लोग जब साउथ में आते ना तो बहुत अजीब तरीके से देखा जाता है, और जब साउथ के लोग नॉर्थ में आते हैं ना तो उन लोग को भी अजीब तरीके से देखा जाता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, इंडिया में ये सब चीज़ अभी भी है, ट्रूली यूनिफाइड अभी भी नहीं हुआ है। ट्रूली यूनिफाइड हम लोग किस दिन होता है पता है? जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा हो या फिर जब इंडिया उरी द सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हो, तब हम लोग ट्रूली यूनाइटेड होते हैं, तब हम लोग सब मिल के बोलते हैं अच्छा हुआ है। यही बात है ना कि पीपल डिड नॉट रिकॉग्नाइज इटली एज अ लेजिटिमेट नेशन। सब उसको अभी भी एक नेशन नहीं मानते थे। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी कॉज मैनी इटालियंस टू इमिग्रेट। मतलब अब देखिए भैया, कबूल जैसे आदमी तो था नहीं कि इकोनॉमी इससे बढ़ा दे। हाँ, तो वहाँ पे जो इकोनॉमी था घट रहा था, जिसकी वजह से लोग इमिग्रेट कर रहे थे, माइग्रेट बोल सकते, जो छोड़ के चले जाते जगह को। अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग टैक्सेस लेड टू राइटिंग एंड वायलेंस। अब भाई अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, टैक्स बढ़ रहा था, दंगे हो रहे थे, आंदोलन हो रहा था, जिसकी वजह से सब खतरा, मतलब यूनिफाइड नहीं हो पाया था भाई ठीक तरीके से, मतलब पूरा ठीक तरीके से नहीं। इटली ट्राई टू बिल्ड इट्स ओन एम्पायर इन अफ्रीका। उन्होंने कोशिश किया कि हम लोग अफ्रीका में जाके अपना बढ़ाएं,
ट्राई टू गेन कंट्रोल ओवर इथोपिया, इम्पीरियलिज्म एक अलग टॉपिक है भाई, उसको किसी दिन और समझाएंगे। ये 2 टॉपिक छोड़ ही दीजिए, केमिस्ट्री है, मिल नहीं है। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया हो तो भाई दोस्तों के साथ शेयर करो। भाई बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं यार, कुछ करो यार। सब्सक्राइबर्स बस 43 पे अटका हुआ है, 50 पे लाइए कम से कम, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, एस्टिमेट लगता है ना भाई, समझ है ना। तो एक काम कीजिएगा कि दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, और क्या कीजिएगा बोले तो हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम ये PDF अभी जाके भेज देंगे और नए वीडियो का लिंक भी भेजते हैं, तो उसको भी जाके टेलीग्राम चैनल का जो मेरा ज्वाइन चैट का ऑप्शन है वो हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और जो पुराना वाला वीडियो है जुलाई रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन, उसका भी हम लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भले आप लोगों से हम बात नहीं कर पा रहे, पर इतना खुशी तो है ना कि लग रहा है कि कसम से है। अब भाई कुछ भी समझ आया हो ना, कुछ भी समझ आया हो, बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इतना सा भी समझ आ गया हो भाई, बहुत थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाया है, कोई टीचर नहीं, टीचर छोड़ दो भाई, मेरा भी बहुत टीचर है, उन्हीं लोग से सीख सीख के हम आपको सिखाए हैं। ऐसा बात नहीं है भाई कि अब जो भी कोई भी आपको पढ़ा रहा होगा टीचर से ही सीख के पढ़ा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। बाय, नहीं बाय का होता है भाई, बाय बाय।